नमस्कार, किस्से कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास गबन का भाग 24। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने यह सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते, हमसे नाता ही क्या था। मुंह देखे की प्रीति थी, आंख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हसरत से कहा, यह बात नहीं थी जालपा। दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपए ना कमा लूं एक शब्द भी ना लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग्य भरकर कहा, ठीक ही था। रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है कि वाह। गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई करहीं सब प्रीति। रमा ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात न थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों में कैसे जाऊंगा। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम ही से लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होंगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नरम होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थनी, कितनी लोभिन समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च कर दे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर ना जलूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं ऊब गई, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। यह सब अभिलाषाएं जो कि त्यों है। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुद्योग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना, लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्यूनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर किस बात का डर? डर ना हो, झेप भी तो कोई चीज है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, यह तो मुझसे ना होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से जिंदगी बसर होगी।
मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रही थी आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो इस संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ कुलीगिरी करूं? जालपा बोली, नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियां खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो मैं उतना नीच नहीं हूं। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरे खाने की शक्ति नहीं है, ना मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहां पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो उसमें हत्या ना करने की शक्ति का ना होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो उसमें खड़े रहने की शक्ति ना हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस, और बातें अपने आप आ जाएंगी। रमा सिर झुकाए सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही से यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें दिक करने ना आऊंगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजूरी करके भर लूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ, यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी। सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे, तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं चलूं? यही अच्छा होगा। मैं भी चली चलूंगी और तुम्हारे सुपरिंटेंडेंट साहब से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी। रमा का सारा पसोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वह ना कराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूं बदल दूंगा। मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए हैं? रुपए अदा कैसे हो गए? और लोगों को गबन की खबर हुई या घर ही में दबकर रह गई? रतन पर क्या गुजरी? गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया? दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं? आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन लेने और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमा ने कहा, कहीं उससे अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोलें। इस पर दोनों में बहस हो गई। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल ना कर सकता था, भाइयों को शिक्षा ना दे सकता था और ना माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। रमा मोह अंधेरे अपने बंगले जा पहुंचा। किसी को कानो कान खबर ना हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दारोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थी। दारोगा ने पूछा, खैरियत तो है? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके मातहतों, अफसरों और सबने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। दारोगा ने कुछ घबराकर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो? रमानाथ ने कहा, बात यही है
कि इस मामले में अब कोई शहादत ना दूंगा। उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर ना लूंगा। दारोगा ने तेज होकर कहा। आपने खुद गबन तस्लीम किया था। रमानाथ ने कहा। मीजान की गलती थी, गबन न था। म्यूनिसिपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। यह आपको मालूम कैसे हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत ना दूंगा, साफ साफ कह दूंगा। पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह वाकया है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दारोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा। अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पे बैठे हुए सैर करोगे। खुफिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नजरों में इज्जत और रसूख कितना बढ़ गया। यो मारे मारे फिरते। शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाजा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हैं। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ असर न हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। यह आप ही को मुबारक हो। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गरमाया। हमारे बाबू साहब तो पहले ही से तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूँ जी। हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देख कर चलूंगा। इंस्पेक्टर ने दारोगा का मुंह देखा, दारोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। यह कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले। क्या बात है? हलफ से कहता हूँ, आप कुछ नाराज मालूम होते हैं। रमानाथ ने कहा, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दारोगा साहब, आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूँ। दारोगा ने कहा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। रमानाथ ने कहा, आप तकलीफ न करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट तक सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात ना सूझी। दारोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी ही फिक्र में था। रूखेपन से बोला, रमा बाबू, यह अच्छी बात ना होगी। रमा ने भी गर्म होके कहा, आपके लिए ना होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी यही बात है। डिप्टी बोले, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उम्र भर ना भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यों चला जाएगा, यों। यह कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से भरे हुए शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा? उसे यह आशा न थी कि डिप्टी साहब, जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बारगी यह रुद्र रूप धारण कर लेंगे। मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला न था। तेज होकर बोला, आप मुझसे जबरदस्ती शहादत दिलवाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ, जबरदस्ती दिलाएगा। रमानाथ ने कहा, यह अच्छी दिल लगी है। डिप्टी बोले, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा है। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा। यह चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था।
जेल जीवन की कल्पना से ही उसके रोए खड़े होते थे। जेल ही के भय से उसने यह गवाही देना स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञाता था, आसानी से पता पा गया। बोला, वहां हलवा पूरी नहीं पाएगा, धूल मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रसा और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। बात बात पर वार्डर गाली देगा, जूतों से पीटेगा, तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता जाता था। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज से बोला, आप लोगों की यह इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमादा हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होना होगा होगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुंच गया था जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूं, आप लोग आदमी को पहचानते तो हैं नहीं, लगते हैं रौब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। यह कुदरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद न करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए। हलफ से कहता हूँ। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे देखना कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कभी का परिचय नहीं है साहब। यो हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब वह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खोदेगा, तो हम भी कार्यवाही करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे।